हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्यों टूट रहा है? अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट जो बढ़ रही हैं वो लगभग 2 इंच प्रति वर्ष से बढ़ रही हैं, लेकिन जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट है वो 5 इंच प्रति वर्ष से बढ़ रही है। अगर ये प्लेट अपने स्थान से सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर मूव कर जाए तो इसके भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर आर्थिक तौर पर देखें तो दुनिया में और क्या इम्पैक्ट दिख सकता है? भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है कि भारत से नज़दीकियां अफ्रीका की बढ़ जाएंगी अगर ये आगे इस तरफ खिसक कर, मतलब जो हमारा अरब सागर है इसको घेरेगा। तो किन किन चीज़ों की स्टडी में हमें ये मदद मिल जाएगी कि भाई हमने कहा था कि ऐसा होता है और देखिए ऐसा हो रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, रॉकीज़ के बारे में पढ़ें, एंडीज़ के बारे में पढ़ें, हिमालय वलित पर्वत के बारे में बात करें, तो इनके सबके निर्माण में हम कहीं ना कहीं प्लेट के मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये एक नई ज्योग्राफिकल रिसर्च का भी एक पार्ट होगा कि किस प्रकार से बहुत छोटे ज्वालामुखी से एक वृहद आकार का ज्वालामुखी निर्मित होता है। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और जैसा कि पिछली बार हमने अविश्वास प्रस्ताव पर एक डिस्कशन किया था और उसमें 2 एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की थी, ठीक उसी तर्ज पर आज इस कार्यक्रम में हम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय है कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक जगह से नए महासागर की उत्पत्ति की संभावना बन रही है। जैसे ठीक आप देखते होंगे ना अरब पेनिनसुला, वहाँ पर लाल सागर को देखते होंगे, ठीक वैसी ही स्थिति ईस्ट अफ्रीकन प्लेट के आसपास बन रही है। तो भाई ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्यों टूट रहा है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं? अगर सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं तो वो क्या होंगे, नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं और दुनिया पर इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे? इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, अभिनव सर हैं जो ज्योग्राफी के बहुत ही फेमस फैकल्टी हैं और मनीष सर हैं जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी, इन दोनों ही लोगों का विषय है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मनीष से बातचीत करते हुए। मनीष जी बताइए कि क्या हो क्या रहा है? सर, अगर हम बात करें, ये जो पर्टिकुलर इशू है इसमें प्लेट का ड्रिफ्ट होना है, मतलब 2 प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं और इसी को अफ्रीकन प्लेट का टूटना कहा जा रहा है। अगर देखा जाए तो खबरों में ये अभी ज़्यादा है, लेकिन अगर जो भूगोल से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, वो एक सामान्य घटना है। क्योंकि इसमें हम जब पढ़ाते हैं ज्योग्राफी में तो एक जब अर्थ की हिस्ट्री पे जाते हैं, पृथ्वी के इतिहास पे जाते हैं, तो बताया जाता है कि भाई अर्थ एक समय एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया कहा जाता था और इस पेंजिया पर ही 3 बलों ने काम किया। एक गुरुत्वाकर्षण बल, एक बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी, और तीसरा सूर्य, क्योंकि हीट जो होती है किसी भी चीज़ को फैलाती है और जब सूर्य का प्रकाश हटता है तो वो चीज़ सिकुड़ती है और इनके कारण बताया गया कि पेंजिया में ही विभाजन हुआ और उसी से निकलकर बना अंगारा और गोंडवाना। इसी अंगारा से निकला नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया जिसको यूरोप और एशिया कहा जाता है, जिसमें भारत नहीं हुआ करता था, और गोंडवाना से ही निकला दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है। तो ये सारी भारत वाली प्लेट भी हाँ, उसमें भी भारत की प्लेट को हम शामिल कर सकते हैं। मतलब ये घटनाएं तो पृथ्वी पर लगातार हुई हैं और ये जो घटना है इसने ये बता दिया है कि ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। और ये सर जो घटना थी 2005 के बाद बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गई थी, क्योंकि उस समय जो प्रक्रिया हुई वो ऐसी प्रक्रिया हुई जो 60 साल में जो प्लेट अलग होती हैं वो सिर्फ 10 दिन में हो गई थी, जो देखा गया था इथोपिया के अंतर्गत। और उसके बाद ये जो विषय था वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने लगा और हाल ही में अभी ये फिर से चर्चा में रहा है, क्योंकि ये जो दरार है लगभग बताई जा रही है कि 6000 किलोमीटर की लंबी दरार होगी जो अफ्रीकी महाद्वीप को पूरी तरह से विभाजित कर देगी पूर्वी अफ्रीका से। तो निकलकर 2 नए महाद्वीप बन जाएंगे और एक नया महासागर, मतलब 6वां महासागर की बात की जा रही है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या बनने वाला है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? एक तो हम लोग को ध्यान ये भी रखना होगा कि मैं चाहता हूँ कि बहुत लेमैन में हम लोग बातचीत करें। जी जी जी, ये पूरा कोर ज्योग्राफी का पूरा मामला है तो ऑब्वियसली बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, तो मैं फिर उन सिद्धांतों को भी चाहूँगा कि आप बड़ा सरल भाषा में और सहजता के साथ कैसे समझा पाएंगे। तो अगर इम्पैक्ट की बात करें, जैसा मनीष ने कहा कि एक 6वां महासागर बनने की संभावना है और महाद्वीप 2 हिस्सों में बंट जाएगा, जो 6000 किलोमीटर के आसपास का दरार है, तो क्या ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट आएगा? वैसे अगर हम देखें तो ये जो घटना है, जैसा कि सर ने कहा अभी कि ये कोई न्यूली इमर्ज कंडीशन नहीं है, ये एक बहुत ही लंबे समय से हमने देखने को मिला है। 2005 से लेके अभी तक इस दरार की जो लंबाई है वो लगातार इंक्रीज हुई है। अगर हम देखें तो ये भूमध्य सागर से स्टार्ट हुई है और कंटिन्यूएशन में चलते हुए अभी सदर्न पार्ट तक आ चुकी है, उसके दक्षिणी भाग तक आ चुकी है।
यहाँ मैं एक चीज़ कोट करना चाहूँगा, जो अल्फ्रेड वेगनर थे जिन्होंने बेसिकली प्रपोज किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये काफ़ी रोचक बात है कि वो खुद में एक जलवायु शास्त्री थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी ये भू आकृति विज्ञान से रिलेटेड थी। अब ये इसका इस सिनेरियो के साथ क्या कनेक्शन है, तो हम ये पाएंगे कि जो बीते कुछ दशक हैं इसमें जो पृथ्वी पर फॉल्टिंग हुई है, ये फॉल्टिंग और वेगनर के जो स्टेटमेंट्स हैं ये काफ़ी ओवरलैप करते हैं। वेगनर ने अपने जो बुक थी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स उसमें भी इस बारे में मेंशन करा था कि जिस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत या मैं कहूँ पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये सेपरेट हुआ था, इसी प्रकार से उन्होंने लिखा था कि ये बिल्कुल संभावना है कि अफ्रीका और भी फर्दर प्लेट्स में डिवाइड हो। और जैसा प्लेट्स के डिवाइड होने से जो महासागर बने, इसमें बिल्कुल संभावना है कि आने वाले कुछ ही दशकों में हमें एक नैरो सी वाला पार्ट जरूर इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के आसपास देखने को मिलेगा। और जो देश हैं जो इससे नेबरिंग जो पार्ट होंगे, जो आसपास के राष्ट्र होंगे, उनको जरूर एक कोस्टल इमरजेंस देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अच्छा, ये जो बात हम कर रहे हैं कि रिफ्ट की वजह से हो रहा है, तो इसके पीछे कौन सा सिद्धांत काम करता है? सर जैसे कि अभिनव जी ने बताया, ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी, जब अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी दी थी तो उनकी थ्योरी को उस समय सही नहीं माना गया था। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर के समय सबमरीन्स का प्रयोग हुआ तो हैरी हेस की थ्योरी आई, और फाइनली इन सारी थ्योरीज का सार एक थ्योरी में आता है जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है, जो मैकेंजी की थ्योरी थी। और इसने ये बताया कि भाई प्लेट वाकई क्यों एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट होती हैं या एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं या आपस में कई बार वाइब्रेशंस भी करती हैं, जिनके कारण सुनामी जैसी घटनाएं, भूकंप जैसी घटनाएं भी होती हैं। तो अगर सर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखा जाएगा तो आज जो हमें लाल सागर दिखता है या अदन की खाड़ी देखने मिलती है, ये जीता जागता उदाहरण है कि पूरा जो अरेबियन प्लेट जो थी, अरेबियन प्लेट ऊपर की तरफ गई थी, ये भी अफ्रीका से जुड़ी हुई थी। तो ऑलरेडी वहां पर ऐसा विभाजन हुआ है, और यही विभाजन बताया जा रहा है कि भाई पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत आएगा। और ये पूर्वी अफ्रीका की तरफ से पूरा लगभग 6000 किलोमीटर लंबा एक पूरा क्षेत्र जो है। नहीं, तो विभाजन हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है ना उसमें। तो सर इसमें 3 फोर्सेस हैं, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि एक ग्रेविटी तो हमेशा पृथ्वी पर काम कर रही होती है, और बहुत सारा भाग जो जल का है, और जल के अंतर्गत एक ऊपर की दिशा में बल लग रहा होता है। ग्रेविटी तो नीचे की ओर लग रही होती है, तो बयोंसी ऊपर की तरफ लग रही होती है। और तीसरा चीज जो अभी हम वर्तमान परिक्षेप में बात करें, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है, लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। अच्छा। और तापमान एक बहुत बड़ा कारक होता है किसी भी चीज में बदलाव लाने के लिए। तो ये एक कारण ये भी बताया जा रहा है। दूसरा एक कारण और भी है सर, कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं, चाहे हम कोर की बात करें, मेंटल की बात करें, सर इसको समझने के लिए एक बहुत आम भाषा में हम ऐसा बता सकते हैं कि जैसे एक उबला हुआ एग होता है, अंडा होता है, तो वैसी ही पृथ्वी है। पृथ्वी के बाहर की जो परत है वो वही है कि हमको देखने में कठोर दिखती है, लेकिन वो इतनी मोटी नहीं है, लेकिन अंदरूनी परतें जो हैं वो मोटी हैं। तो जो बाहर जिस पे हम लोग रहते हैं, चाहे समुद्र है चाहे स्थल मंडल है, वो एक प्लेट है, उसी को हम प्लेट्स कह रहे हैं। और उनके अंदर दरारें, मतलब एक उबले हुए अंडे को किसी ने दबा दिया हो और उसके में जो अलग अलग दरारें आ गई हैं, उसको हम प्लेट कह रहे हैं। और उसके अंदर जो भाग है जिसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें मैग्मा भरा हुआ है, सेमी प्लास्टिक स्टेट है, वो उसके ऊपर तैर रहा है। अब ये घटना जो हो रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जिनसे हमेशा अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती रहती हैं। और इसमें एक थ्योरी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो संवहनी सिद्धांत जो दिया गया, उसके कारण ये बताया जा रहा है कि अफ्रीका में ही काफी सक्रिय है, और उसके कारण भी ये जो प्लेट में लगातार विभाजन हो रहा है, वो कारण ये भी है। चलिए, तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों एक नए महासागर की बातचीत हो रही है। और जो बात आप कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, इसकी बात कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ बता दूं कि मैं इस तरह से अगर पूछूंगा तो आपको ध्यान रखना है कि मैं आपके बिहाफ पर पूछ रहा हूँ, तो मुझे जो भी पता भी होगा मैं पूछूंगा इसी तरीके से, ठीक है, ताकि आपको लगे कि भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा मत समझिए कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, बस ये समझिए कि आपके बिहाफ पर पूछ रहा हूँ, तो हर चीज़ पूछनी होगी। तो चलिए, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम जो है, इसमें कौन कौन सी प्लेट्स इन्वॉल्व हैं? प्लेटों का ही तो बंटवारा होता है ना, प्लेटें ही तो खिसकती हैं। बिल्कुल। तो सर अगर हम यहाँ पूरे अफ्रीकी को देखें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण प्लेट आ जाती हैं, एक अफ्रीकन प्लेट, एक अरेबियन प्लेट और एक ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, जिसमें सोमालिया भी आ जाता है, इथोपिया भी आ जाता है, केनिया वाला जो क्षेत्र आ जाता है। ये छोटी छोटी प्लेट्स इसी का हिस्सा है। और ये जो बढ़ रही हैं, ये बोला जाए भारत की तरफ आ रही हैं,
मतलब जो भारत का अरब सागर वाला जो क्षेत्र है वहां उसकी तरफ खिसक रही हैं, और जो आपकी अरेबियन प्लेट थी वो उत्तर की तरफ गई है। और मतलब ये रेड सी वाला पार्ट भी चौड़ा होगा हाँ, आने वाले और समय। रेड सी हुआ ही है, क्योंकि रेड सी को बताया जाता है पहले रेड सी नहीं हुआ करता था, ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ हिस्सा था, लेकिन जैसे जैसे अरेबियन प्लेट आगे की ओर बढ़ी तो ये भी अदन की खाड़ी और लाल सागर भी बन गया उसके कारण। तो यही घटना अब यहाँ पर भी आ रही है। इसके लिए मैकडोनाल्ड की थ्योरी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उनका ही कहना था, उन्होंने ये बताया था कि अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट जो बढ़ रही हैं वो लगभग 2 इंच प्रति वर्ष से बढ़ रही हैं, लेकिन जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट है वो 5 इंच प्रति वर्ष से बढ़ रही है। तो ये दर जो है काफ़ी ज़्यादा है, और इसके कारण नया प्रायद्वीप बनना और नया साथ साथ महासागर के बनने की पूरी संभावना है, और इसके कई प्रभाव भी हैं। प्रैक्टिकली अगर देखें तो अभी तक के हमारे स्टडी में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल दिखते हैं जो ठीक इसी तरीके के हैं? सर अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेंगे। जैसे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत एग्जैक्टली उसी स्थान पर था जिस स्थान से अभी के समय हमें प्लेट सेपरेट होती हुई दिखेगी। आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी कॉमनैलिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका के बीच में कॉमन है। और इसी अफ्रीका के सेपरेशन से एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ था, एक भाग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ था, और उसी क्रम में ये भी अलग हो रहा है। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि नियर अबाउट 20 सालों पहले ही ये अफ्रीका में जब ये फॉल्टिंग एग्जैक्टली इमर्ज होना स्टार्ट हुई थी, तब से ही ये चर्चा का एक विषय रहा है कि क्या जो प्रजातियों का या जो अधिवास का पैटर्न है, जो ह्यूमन सेटलमेंट का पैटर्न है, ये जिस तरीके से चेंज हुआ इंडिया में, क्या वही पैटर्न चेंजिंग अफ्रीका के इस पार्ट में भी देखने को मिलेगी? जैसा भी सर ने बताया कि जो सोमालिया वाला पार्ट है जो अफ्रीका से अलग होके जो अरेबियन पेनिनसुला है, अभी जिस प्रकार से ये अलग हुआ, अब इसके मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे जो ऊपर गल्फ की खाड़ी है, ये द गल्फ वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है ये आने वाले समय में इस प्रकार के मूवमेंट के कारण या तो पूरी तरह से दब जाए या फिर और ज़्यादा इमर्ज हो जाए, इसकी पूरी संभावना है। इसी प्रकार से जो प्लेट सेपरेट हो रही है, ये लंबे समय अंतराल में जिस प्रकार से सी को ओपन करेगी, ये हो सकता है आने वाले टाइम में ये भारत की ओर इसका प्रवाह हो, और भारत की ओर अगर इसका प्रवाह होता है तो इसके भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं। ये अगर बात हमने ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट का तो कर लिया है, अगर आर्थिक तौर पर देखें तो दुनिया में और क्या इम्पैक्ट दिख सकता है? सर आर्थिक इम्पैक्ट, अच्छा एक बात यहाँ और क्लियर कर दें कि ये आपके जीवन काल में नहीं होने वाला है, तो एक ये भी बता दीजिए कि मोटे तौर पर ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कितना वक्त लग जाता है, या कोई अगर एग्जाम्पल हो तो वो बता दीजिए कि भाई इतने बिलियन साल में हुआ है ये। सर अगर हम पेंजिया का ही उदाहरण लें तो वो 225 मिलियन वर्ष पुरानी घटना थी, उसके बाद आज का जो सिनेरियो है, और अगर अरब पेनिनसुला की भी बात करें या अरेबियन प्लेट की भी बात करें, उसको भी 30 मिलियन साल लगे थे, जिसके बाद वो अलग हुई। और लाल सागर जैसा क्षेत्र आज भी इतना चर्चा में रहता है, वो इतना सा क्षेत्र बन पाया था, तो इसमें भी काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अभी की जो घटनाएं हैं और कई तरह की जो हम आज की डेट में इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो घटनाएं पढ़ते हैं, पर्यावरण से जुड़ी घटनाएं पढ़ते हैं, उनके लिए ये जो विषय है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है कि सोचने के लिए भी कि क्या प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इसके दोनों ही प्रभाव हैं, सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं। जैसे सर आपने आर्थिक पक्ष का कहा, अफ्रीका एक ऐसा प्रांत है जिसके पास बहुत सारे खनिज है। साथ साथ अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर आर्थिक पक्ष में देख रहे हैं कि चीन का जो दबदबा है, चीन अफ्रीकी देशों के साथ एक इस तरह से साठगांठ कर रहा है कि उनको कई तरह से कई आर्थिक लाभ दे रहा है, जिनका फायदा वो आगे चलकर उठाएगा। तो ये भारत के लिए उस हिसाब से भी थोड़ा जियोपॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है कि भारत से नजदीकियां अफ्रीका की बढ़ जाएंगी अगर ये आगे इस तरफ खिसक कर, मतलब जो हमारा अरब सागर है इसको घेरेगा। तो साथ साथ हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे बॉम्बे हाई का क्षेत्र है, जहाँ से हमें बहुत सबसे ज़्यादा इंडिया में आज ऑयल जो ड्रिलिंग होती है, सागर सम्राट प्लेटफॉर्म है जापान के द्वारा किया गया था, ONGC वहाँ पर पूरा ड्रिलिंग करती है, एक्सकेवेशन करती है, तो वो प्रभावित जरूर होगा इससे। तो बहुत सारे आर्थिक पक्ष, ये तो एक पक्ष है सर, ऐसे कई पक्ष हैं जो जुड़ सकते हैं इससे। चलिए, प्लेट्स जब मूव करती हैं, प्लेट का जब मूवमेंट होता है तो अक्सर भाई भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के बारे में बातचीत होती है। अगर ये दर काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से न्यूज़ में है, जैसा अभी मनीष बता रहे थे कि 2005 से ये पहली बार न्यूज़ में आया, क्योंकि इसके फैलने की दर बहुत ज़्यादा है, तो अभी की कंडीशन में अगर बात करें, इस बात का भी क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ इस तरह के मूवमेंट से ज्वालामुखी गतिविधियाँ और भूकंपीय गतिविधियाँ बढ़ेंगी?
वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पहले से भी भूकंप और ज्वालामुखी की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हैं। अगर हम देखें तो पास्ट के कुछ ईयर्स में हमको सोमालिया के आसपास भी कुछ वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिले, और इसके ही आगे एक क्षेत्र है जिसे हम रीयूनियन हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। इस रीयूनियन हॉटस्पॉट्स में भी बहुत सारे फिशर वेंट इरप्शन और कुछ कोनिकल वेंट इरप्शन जिसे दरारी उद्भेदन तथा जो है ज्वालामुखी की अन्य क्रियाओं के नाम से जाना जाता है, ये हमें इस क्षेत्र में पहले से भी देखने को मिलते हैं। अब संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस सेपरेशन के बाद जो नए तटों का निर्माण होगा वहां पर भी हमें इस प्रकार का इरप्शन, इस प्रकार का उद्भेदन देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर जानने योग्य बात ये भी है कि जिस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा था, जिससे हमारे यहाँ दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था, अगर इसी प्रकार से ये महाद्वीप भी जो अभी निर्मित होने की संभावना है, अगर ये भी उसी हॉटस्पॉट के ऊपर से निकलता है तो नो डाउट हमें एक नए प्रकार के लावा की चट्टानों के निर्माण होता हुए भी इस क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। और साथ में इस महाद्वीप के लिए एक नई बात ये भी होगी कि भूगर्भ शास्त्रियों को भी एक नया मौका मिलेगा कि नए महाद्वीप के निर्माण के साथ जो शिशु अवस्था में हमें आज तक कोई साक्ष्य नहीं है या हमारे पास आज कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है कि एग्जैक्टली जब ज्वालामुखी का निर्माण होता है तो वो जीरो से कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये एक नई ज्योग्राफिकल रिसर्च का भी एक पार्ट होगा कि किस प्रकार से बहुत छोटे ज्वालामुखी से एक वृहद आकार का ज्वालामुखी निर्मित होता है। चलिए, तो स्टडी के लिहाज से, ज्योग्राफी के स्टडी के लिहाज से ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अभी तक तो हम बताते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, तो अब तो कम से कम ये है कि ये एविडेंस के तौर पर किस तरह से कारगर होगा। बिल्कुल सर, मतलब किन किन चीजों की स्टडी में हमें ये मदद मिल जाएगी कि भाई हमने कहा था कि ऐसा होता है और देखिए ऐसा हो रहा है। सर, ठीक है सर। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कि जैसे हम लोग अभी भी पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, रॉकीज के बारे में पढ़ें, एंडीज के बारे में पढ़ें, हिमालय वलित पर्वत के बारे में बात करें, तो इनके सबके निर्माण में हम कहीं ना कहीं प्लेट के मूवमेंट की बात करते हैं। तो हो सकता है कि भाई यहाँ पर भी कोई एक ऐसा वलित पर्वत बने जो इसके किनारों पर बन सकता है अगर ये प्लेट इस तरह से लगातार खिसकती रही तो इससे कई ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी देखने मिलेंगे। और साथ साथ यूपीएससी का सर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं एकदम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन ये इस मुद्दे ने एक स्टूडेंट्स को एक अलग होलिस्टिक वे में पढ़ने का एक अप्रोच दिया है कि भाई जब प्लेटें वाकई मूव होती हैं तो उनके किन किन चीज़ों पे, समाज पे क्या असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है, राजनीति पे क्या असर पड़ता है, और साथ साथ जियोपॉलिटिक्स तो इससे बहुत बड़ा ही मुद्दा है, क्योंकि बॉर्डर्स का इशूज़ जो होता है। और आज जितने भी बड़े बड़े हम महानगर देखते हैं वो समुद्र के किनारे ही हैं, चाहे हम भारत में मुंबई को उठा लें, चेन्नई को उठा लें, कोलकाता को उठा लें, तो ये भी एक आर्थिक पक्ष में भी इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि अफ्रीका के गरीबी को दूर करने के लिए भी कई जो भूगोलवेत्ता हैं उनका कहना है कि इससे अफ्रीका की गरीबी भी दूर हो सकती है। तो ये सारे आर्थिक पक्ष भी इससे जुड़कर आ सकते हैं और स्टूडेंट्स को सोचना भी उस डायरेक्शन में चाहिए। नहीं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से अभी हम समझते आ रहे हैं कि ये कैसे मूवमेंट होता है और कैसे संरचनाओं में चेंज होता है, भू आकृतियां कैसे बनती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस घटना से हमें प्लेट टेक्टोनिक समझना है, तो देखिए सर, अगर तो अब इस घटना से कोई एविडेंस ऐसा मिलेगा जिससे हम प्लेट टेक्टोनिक को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, अगर इसे हम रिवर्स फॉर्म में देखें, अगर कोई इससे समझना चाहे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिंपल सा मीनिंग है प्लेट्स के मूवमेंट को, उनके विस्थापन को प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। तो एग्जैक्टली सामने ही उदाहरण है कि एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट से अलग हो रही है, तो प्लेट टेक्टोनिक का मीनिंग ही है प्लेट्स का आपस में सेपरेट होना। और साथ में अगर इसके पीछे अगर वो थोड़ा क्यूरियस हो या समझने का प्रयास करे तो उसे पाएगा कि ये प्लेट्स के मूवमेंट का रीजन क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक का नेक्स्ट पार्ट ही ये होता है कि प्लेट्स मूव कर क्यों रही हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण है कि जो प्लेट्स हैं वो तैर रही हैं। बेसिकली हिंदी में ये वर्ड यूज होता है तैरना, ये है एग्जैक्टली उतराना। तो जो प्लेट्स हैं ये उतरा रही हैं एक डक्टाइल बेल्ट के ऊपर, यानी कि एक मैग्मा की एक सतह है उसके ऊपर ये प्लेट्स मूव कर रही हैं। अब एग्जैक्टली ये होता है कि जब इन प्लेट्स के अंदर तापमान का अंतर ज़्यादा हो जाए तो एक करंट फ्लो होने लगता है इन प्लेट्स के अंदर, जिसे कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं, संवहनीय धाराएं बोलते हैं। तो इसे कुछ इस तरह से समझा जाए कि एक प्लेट है, उसके नीचे पानी भरा है और नीचे एक भंवर जैसा कुछ बना है जो प्लेट्स को आगे या पीछे कर रहा है। अब इस कारण जो है वो प्लेट्स आगे पीछे होंगी। तो फर्स्ट एस्पेक्ट जो होता है कि एग्जैक्टली ये प्लेट्स मूव क्यों कर रही हैं, तो मूव इस कारण से कर रही हैं। अब तीसरा डायमेंशन यहाँ पर ये है जो हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये संवहनीय धाराएं जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं,
कन्वेक्शनल करंट जो पृथ्वी के अंदर बन रहे हैं, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर बनते हैं। यानी कि ये बिल्कुल संभव है कि अफ्रीका के अंदर कुछ करंट बने हों और ये करंट जो है आज के समय किसी अन्य दिशा में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इससे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एग्जैक्टली रिलेटेबल है आज के टाइम पर भी, और आज के समय में भी ये पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के चेंजेस ला रही है। बहुत संक्षेप में अगर मनीष समझना चाहें कि ये प्लेट्स जब मूव करती हैं तो एक तो परिस्थिति हो सकती है कि प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक हो सकता है कि प्लेट्स दूर जा रही हैं, ठीक है, एक होता है कि पैरेलल निकल रही हैं। तो उसको अगर संक्षेप में आप समझाना चाहेंगे? जी सर, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें उदाहरण दिए जाते हैं कि जब भी दो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो इसमें ये बताया जाता है जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की तरफ जाती है और उसका शेपण होता है जिसको सबडक्शन कहा जाता है। उस सबडक्शन के होने के कारण वो प्लेट जो है वो काफ़ी मोटी उसकी सांद्रता है, तो वो जब मैग्मा वाली परत में जाती है तो वो पिघलने लगती है बिकॉज ऑफ डेंसिटी। और वहाँ पर एक जैसे गुब्बारे में आप ज़्यादा हवा भरेंगे तो वो फटेगा, तो वैसे ही ये प्लेट जब पिघलती है तो मैग्मा अंदर बढ़ने लगता है और उसके बढ़ने के कारण इसके पास जो दूसरी प्लेट है वहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अब ये ज्वालामुखी का उद्गार अगर भूमि पर हो रहा है तो पहाड़ों का निर्माण होता है जिसमें हम रॉकीज को उठा सकते हैं, एंडीज है, हिमालय का निर्माण है। अगर यही चीज समुद्र के अंदर हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि वो प्लेट जो है वो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट ना होते हुए ओशियनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, तो महासागरीय प्लेटों पर अगर इस तरह की चीज़ों का निर्माण होता है तो कई तरह के आइलैंड्स बनते हैं। जैसे हमारा अंडमान निकोबार को भी हम उसमें बता सकते हैं, साथ साथ हवाई आइलैंड्स जो बने हैं ये भी उन्हीं का उदाहरण है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ होती है कि भाई प्लेट आपस में दूर जाएं, अगर प्लेट आपस से हट रही हैं तो वहां पर घाटी का निर्माण होता है। अब जल के अंदर कोई प्लेट हट रही है तो वहां पर, जैसे हैरी हेस ने ये देखा था कि जो अटलांटिक महासागर है इसके अंतर्गत सागर के नितल का बनना हो रहा था, तो मतलब कि जब प्लेट आपस में हटती होंगी तो नीचे से मैग्मा निकल कर आता है और समुद्र के अंदर ही है तो वो हमें नजर नहीं आ रहा है, तो उसको सी फ्लोर कहा जाता है कि समुद्र का नया नितल बनना है। अब यही चीज अगर किसी महाद्वीप पे आ जाती है तो अफ्रीका जैसी घटना हो जाती है, और अगर ये किसी समुद्र के किनारे और किसी महाद्वीप के आसपास हो रहा है तो वहां पर सुनामी जैसी घटनाएं आ सकती हैं, भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा घर्षण होता है, कोई प्लेट आपस में खिसक रही है तो भी सुनामी और भूकंप आना सबसे ज्यादा की संभावना इन दोनों चीजों की रहती है। चलिए, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो लोग ज्योग्राफी के हैं वो समझ रहे होंगे कि ये आज कल परसों या 80 साल 100 साल में नहीं होने वाला है, ये सब बहुत लंबे समय के बाद होने वाला है, ठीक है। तो आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग निश्चिंत होकर बात कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूपीएससी में ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि सवाल और इससे जुड़े डिस्कशन से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डायमेंशंस आपके काम आएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको आपको एक बार लिख भी लेना होगा। इस बीच मैं एक सूचना ये दे दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने जो P2I बैच लॉन्च किया है 11 अगस्त से, उस बैच को लेकर महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी वो बहुत सस्ते में मिल रहा है। उसकी वजह क्या है, 11 से 15 अगस्त तक स्टडी IQ की टीम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो इस समय ये किसी भी फैकल्टी का कोड आप यूज़ करेंगे अगर P2I बैच को लेने के लिए, यानी सुबह 8 बजे वाले बैच में, तो उस बैच में आपको एडमिशन 26,999 रुपये में ही हो जाएगा, जो अमूमन कितने में होता है, 29,999 रुपये में होता है। और आपको बैच में एडमिशन लेने के लिए करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, अपने फेवरेट किसी भी फैकल्टी का उसमें कोड लगाइए और उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभिनव, अगर बात करें इम्पैक्ट की एक और, तो क्लाइमेट को लेकर इम्पैक्ट, पर्यावरण पारिस्थितिकी को लेकर इम्पैक्ट, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वो भी कुछ दिख रहा है। देखिए, एक तो सिंपल सा इसमें डायमेंशन ये ऐड होगा कि जो भारत में आने वाला मानसून है ये डायरेक्टली इफेक्ट होने वाला है। अगर ये प्लेट अपने स्थान से सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर मूव कर जाए और ये थोड़ा और स्लाइडली ईस्ट के साइड अगर मूव करती है तो ये इंडियन ओशन डायपोल को इफेक्ट करेगी, यानी कि भारत में जो आने वाला मानसून है ये डायरेक्टली इससे इफेक्ट होगा। दूसरी चीज़ है, जो महासागरीय जलधाराएं हैं ये जलधाराएं प्रभावित होंगी। इसमें सबसे मेजर चेंज जो है वो अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान है, या वो सहारा वाला क्षेत्र हो या फिर वो वेल्ड वाला एरिया हो, ये दोनों प्रभावित होंगे। और साथ में इसमें एक बड़ा चेंज ये भी आ सकता है कि साउथ अफ्रीका के जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, खासकर अगर मैं उनसे कहूँ कोल के बारे में या लौह अयस्क के बारे में,
तो इसके भंडारों पर भी एक विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और जो डायमेंशंस हैं, जैसे अगर ये प्लेट आगे कंटिन्यू मूव करती है तो हमारे यहाँ जो चलने वाली जेट स्ट्रीम है, इसका ड्राइविंग फोर्स भी सोमालिया है। यानी कि हमारे भारत के ऊपर से जो जेट स्ट्रीम का प्रवाह होता है, ये प्रवाह बेसिकली इसका ड्राइविंग फोर्स एक तिब्बत की हीटिंग है, तिब्बतियन प्लेट्यू की हीटिंग है, और दूसरी चीज़ है यहाँ बनने वाला लो प्रेशर एरिया। अब इस भाग के टूट जाने के कारण एक बड़ा प्रभाव ये होगा कि सोमालियन जेट स्ट्रीम, इसका प्रवाह नियत नहीं रह जाएगा। इससे भारत के जो ईस्टर्न घाट्स हैं, यानी कि जो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा के वितरण में भी एक समस्या आ सकती है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, बट यस पॉसिबल बिल्कुल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हिंद महासागर है, इसकी जैव विविधता पर भी इसका काफी प्रभाव होगा। जैसा अगर मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूँ, यहाँ प्रजातियों का प्रजातिकरण एक वर्ड है। यहाँ पे आप पाएंगे कि एशिया में जो शेर थे, यानी कि जो अफ्रीकन लॉयन है, ये एकमात्र आवास है जहाँ पर अफ्रीका के लॉयन रहते हैं। इसके अलावा ये लॉयंस जो है सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, और आज हम इसे एशियाटिक लॉयन बोलते हैं। ये हुआ क्या है, ये एग्जैक्टली हुआ है अफ्रीका के लॉयन का प्रजातिकरण। तो आज ये एशियाई लॉयन है। आने वाले समय में भले ही ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो, पर हमें ज़रूर देखने को मिलेगा कि एक जो है शेर अगर अफ्रीका का है, एक अगर एशिया का है, तो एक इस नए कॉन्टिनेंट का होगा। अगर एक राइनो इंडियन है, एक राइनो अफ्रीकन है, तो एक राइनो इस कॉन्टिनेंट का भी होगा। और इसी प्रकार से बहुत सारी प्रजातियों का प्रजातिकरण, यानी कि आनुवंशिक भिन्नता इस एरिया में देखने को मिलने की पूरी संभावना है। और कोई बात जो हम लोगों से छूट रही हो? सर, क्लाइमेट चेंज की आपने बात की है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ूंगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई जाती है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस ने ये किया हुआ है कि भाई सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करना चालू कर दिया। तो इस पे जियो इंजीनियर्स ने सुझाव दिए कि भाई अगर पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना है, क्लाइमेट चेंज को खत्म करना है, तो आप जितने ऐसे ज्वालामुखी हैं जो मृत हो चुके हैं, प्रसुप्त हो चुके हैं, वहां जाकर न्यूक्लियर बम को विस्फोट कर दीजिए। अच्छा। अब उससे आप सक्रिय हो जाएगा, सारे ज्वालामुखी सक्रिय होंगे। और ज्वालामुखी सक्रिय होने की घटना उन्होंने ये बताई कि भाई अगर पृथ्वी का तापमान आप 1 से 1.5 डिग्री कम करना चाहते हैं, तो ज्वालामुखी के उद्गार होने से बादलों का निर्माण होता है, उससे सूर्य का प्रकाश अवशोषित हो जाता है। तो ये इंजीनियर्स ने एक दिया हुआ है, सुझाव दिया। तो अगर इधर अफ्रीका में इस तरह की घटना होती है कि नया महासागर बनेगा, तो ज्वालामुखी घटनाएं बढ़ेंगी और जिनके कारण इस तरह के बादलों का निर्माण होगा, तो उनकी बात कहीं ना कहीं यहाँ पे सच होती हुई दिख सकती है, अगर ऐसी घटना आगे चलकर हो सकती है। तो मतलब ये क्लाइमेट चेंज का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि हम क्लाइमेट चेंज से जो इतने सारे प्रयास कर रहे हैं वो एक झटके में ही दूर हो जाए। चलिए, बड़ी रोचक बात है। तो आज के इस पूरे सेशन में हमने कोशिश की आपको कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे के तमाम तरह के डायमेंशंस क्या हो सकते हैं उसको ओपन करें, खोलें। और ये कोशिश इस बारे में भी है कि जब आप पूछते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस कैसे करें, आपस में कैसे बातचीत करें, तो अपने पीयर टू पीयर ग्रुप लर्निंग का जो मेथड है, जो हमारे यहाँ मंथन सत्र चलता है हमारे कोर्स में, उसका जो तरीका है वो यही है कि हम डिस्कशंस कराते हैं ग्रुप बना के, ग्रुप डिस्कशंस बेस्ड लर्निंग कराते हैं। तो लगभग इसी तरीके से आपको सीखना भी है कि आपस में थोड़ी सी बातचीत करके कैसे, उसमें मेरा वाला हिस्सा नहीं रहेगा, एंकर वाला हिस्सा नहीं रहेगा जी सर। और बातचीत आप लोगों को करनी है और विषय को समझना है। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो किसी और भी विषय पर इस तरह का डिस्कशन करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसके पूरे रिसर्च के साथ आपको एक अच्छा सा डिस्कशन तमाम डायमेंशंस पर लेकर आएँ, ताकि आपके यूपीएससी परीक्षा में उससे मदद मिल सके। तो बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत शुक्रिया अभिनव, और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।